नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने इस बात पर अध्ययन किया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो विभिन्न परिभाषाएं विद्वानों ने द्वारा दिए हैं वो किन किन तथ्यों पर फोकस उन्होंने किया, और उसमें मैंने आपको बताया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने 3 संस्थाओं पर बहुत अधिक जोर दिया है अध्ययन पद्धतियों के तौर पर। पहला है राज्य, दूसरा सरकार और तीसरा है राज्य और सरकार दोनों, और कुछ विद्वानों ने व्यक्ति को भी इसमें शामिल कर दिया। आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के मूल लक्षण क्या हैं, अर्थात जब इसका अध्ययन करते हैं हम लोग तो किन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। ये तो आपको पता ही है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन की विभाजन रेखा है वो द्वितीय विशुद्ध है। द्वितीय विशुद्ध के बाद जो अध्ययन किया गया है उसको हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं, और द्वितीय विशुद्ध से पहले का जो अध्ययन है उसको हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन इन विद्वानों ने किन चीज़ों पर अध्ययन पर बल दिया है, तो 2 बातें इसमें विशेष रूप से देखी जाती हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन की विषय वस्तु क्या है। मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो पिछली कक्षा में हमने बताया था विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से कि इसमें राज्य और सरकार दोनों, या कई स्थानों पर मानव या व्यक्ति के बातों को भी शामिल किया गया। दूसरी बात यह है कि इसमें अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी प्रयोग में लाई गई, क्योंकि द्वितीय विशुद्ध के बाद राजनीति विज्ञानों ने जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया था वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दौरान से बिल्कुल भिन्न थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को यदि हम फोकस करें तो मूल रूप से इसमें बताया है कि लक्षण में अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ, अर्थात इसमें हम ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, उपदेशात्मक, तुलनात्मक और निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया। अगर हम इन एक शब्द को हम ध्यान से देख लें तो आप जानते हो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में का अध्ययन का प्रारंभ हम एथेंस या स्पार्टा से या यूनानी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं उनसे मानते हैं। तो उसमें जिन विचारकों ने राज्य और सरकार के अध्ययन पर जो बल दिया है वो अध्ययन पद्धतियाँ ऐतिहासिक थी। इतिहास में क्या हुआ था, किस प्रकार के राज्य थे, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और राज्य के क्या कार्य रहे। तो ऐतिहासिक परिवेश में इन संस्थाओं का, इन व्यवस्थाओं का जो अध्ययन किया गया है उस पर विचारकों ने बल दिया था। इसलिए इसमें मूलतः हमने देखा है कि ऐतिहासिक अध्ययन पद्धतियों पर विद्वानों ने अधिक बल दिया। वहीं हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने दार्शनिक आधार पर राज्य और सरकार का उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो कभी कभी लगता है कि ये राजनीतिक विज्ञानी ना होकर ये एक दर्शन शास्त्री हैं, तो दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। वहीं इन संस्थाओं का वर्णन किया गया है, इनके क्या कार्य हैं, तो जैसे वर्णनात्मक अध्ययन, इसी प्रकार उपदेशात्मक अध्ययन, इसी प्रकार हम कहते हैं कि आदर्शात्मक अध्ययन, अर्थात राज्य को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पर बल दिया है। इसलिए हम इसको आदर्शात्मक अध्ययन भी कह देते हैं। कई शब्दों में कई विद्वान इसको मानकात्मक अध्ययन भी कह देते हैं, उपदेशात्मक अध्ययन भी कह देते हैं। इनमें तथ्यों का अध्ययन न करके इसमें उस समय के आदर्शों का और काल्पनिक जगत का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन न करके इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य कैसा था, कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, अर्थात इन चीज़ों पर बल दिया गया है। इसलिए जितने भी परंपरागत राजनीति विज्ञानी थे, यदि उनके हम समस्त अध्ययनों पर हम फोकस करें तो हम पाएंगे कि इनका अध्ययन पूरी तरह से काल्पनिक रहा है, या वर्णनात्मक रहा है, या उपदेशात्मक रहा है, या मानकात्मक रहा है, अमूर्त अध्ययन रहा है। अमूर्त का मतलब ये है कि ये राज्य रूपी संस्थाओं का काल्पनिक आधार पर वर्णन करते आए, क्योंकि राज्य को ना तो आपने देखा है ना हमने देखा है, इसलिए अमूर्त अध्ययन है। तो परंपरागत विज्ञान का अगर ओवरऑल हम देखें लक्षण के आधार पर, तो इस व्यवस्था में हम मानते हैं कि ये अध्ययन काल्पनिक है, आदर्शात्मक है, अमूर्त अध्ययन है, मानकात्मक अध्ययन है। इसमें राज्य, सरकार, ये दोनों संस्थाओं का इन आधारों पर अध्ययन किया गया है। और जहाँ तक अध्ययन पद्धतियों का प्रश्न है तो इसमें अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन पद्धतियों को विशेष बल दिया गया है। वही एक दूसरी बात यह है कि ये अध्ययन एक व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है, ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ से आशय ये है कि जो विद्वान हैं
उसकी खुद की व्यक्ति की निष्ठा अर्थात उसके जो मूल्य हैं, उसके मन में जो धारणा है, उन धारणाओं के आधार पर इसने तात्कालिक व्यवस्थाओं का, सरकार का या राज्य का विश्लेषण किया है। इसलिए इसको कहा गया है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, और इसलिए इसको कई बार हम कहते हैं कि ये मूल्याश्रित अध्ययन है, मूल्यों पर आश्रित। तो ये बात हम इसमें देखी गई। एक अन्य विशेषता इसमें दी गई है कि ये संकुचित अध्ययन है। प्रधानतः ये संकुचित अध्ययन देखा गया है, क्योंकि जितने भी द्वितीय विश्व के पहले के विद्वान रहे हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन का फोकस पाश्चात्य जगत की व्यवस्थाओं को माना है। अर्थात पाश्चात्य जगत में जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं, राज्य सरकार के जो सिस्टम रहे हैं, उनका ही विश्लेषण या विवेचन किया है उन्होंने। उसके बाद तृतीय विश्व की व्यवस्थाओं का या साम्यवादी जगत का उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए ये एक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन ना होकर के केवल एक संकुचित अध्ययन के रूप में देखा गया है। कई विचारकों के अध्ययन के आधार पर हम ये निष्कर्ष भी पाते हैं कि ये अध्ययन कानूनी है, औपचारिक है, संरचनात्मक है, संगठनात्मक है। अर्थात ये शब्द किसके साथ प्रयोग हो रहे हैं कि राज्य सरकार का हम कानूनी अध्ययन करते हैं, अर्थात संवैधानिक दृष्टिकोण से राज्य के क्या कार्य हैं, चुनाव किस प्रकार होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, उसकी विशेष योग्यताएं क्या हैं। केवल इस तात्कालिक संस्थागत और संरचनात्मक अध्ययन पर फोकस किया गया है। उनकी प्रक्रियाओं पर, निर्णय लेने के पीछे जो अन्य कारक तत्व कौन से हैं, उन पर विशेष बल नहीं दिया गया है। इसलिए परंपरागत राजनीति विज्ञान को हम कई बार ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ये कानूनी अध्ययन है, संरचनात्मक अध्ययन है, संस्थागत अध्ययन है। तो ये सारी बातें देखी गई। यदि हम प्राचीन जगत के या यूनान जगत के विद्वानों का उल्लेख करें तो मूल रूप से हम प्लेटो को ले सकते हैं। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की। आदर्श राज्य यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक कल्पना करता है कि एक दार्शनिक राजा होगा, और वो दार्शनिक राजा किस प्रकार समाज के अंदर या तात्कालिक व्यवस्थाओं के अंदर न्याय की स्थापना करेगा, और अन्य जो वर्ग हैं, जो सैनिक वर्ग हैं या उत्पादक वर्ग हैं, वो अपने अपने कार्यों को कैसे करेंगे, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होगी। इन सारी चीज़ों का उसने रिपब्लिक नामक पुस्तक में विस्तार से अध्ययन किया है। तो एक काल्पनिक, एक आदर्शात्मक, एक उपदेशात्मक रूप में, एक वर्णनात्मक रूप में उसने प्लेटो ने अपने दर्शन में ये कहा है, अपने रिपब्लिक पुस्तक में कहा है। आगे के विचारकों का हम अध्ययन करें, हम अरस्तु को लेकर चल सकते हैं। अरस्तु ने भी तात्कालिक 158 संविधानों का विश्लेषण किया और उसके तुलना के आधार पर उसने फिर संविधानों का वर्गीकरण रखा, क्रांति के कारण बताए उस समय की। तो इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि ऐतिहासिक अध्ययन या तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने कहा कि आदर्शात्मक अध्ययन, नैतिकता पर अध्ययन। अरस्तु ने कहा था कि स्टेट कम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। इट मीन्स कि राज्य का कर्तव्य है व्यक्ति को नैतिक जीवन की प्राप्ति करना और उसके लिए अवसर प्रदान करना। तो ये एक प्रकार से कहा गया है कि परंपरागत नैतिक विज्ञान ये मान के चलता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, तो नैतिकता आधारित अध्ययन है, मानकात्मक अध्ययन है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत नैतिक विज्ञान में कहीं भी वर्तमान तथ्यों के संकलन के आधार पर यह नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए किसी प्रकार की सर्वमान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं किया। विद्वानों के मन में जो धारणाएं थीं, उनकी खुद की जो मान्यताएं थीं, उनके खुद के जो मूल्य थे, उन मूल्यों के आधार पर उन्होंने तात्कालिक राज्य और सरकार का अध्ययन किया था। आगे की क्लास में हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं और लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।